friends, welcome to Way to Bio. I hope you all are well there. I'm also good. So in the last classes we have discussed about the chapter which is chapter number 9, heredity and evolution, in which we discussed about Mendel's laws and all the laws of Mendel's like independent assortment, law of dominance and all. And then in the last class basically what we did, we solved the previous year questions related to that the things which we have discussed before. So today it is the starting of a new chapter, which is chapter number 8, that is how do organisms reproduce. Basically this is a chapter which is in briefly you can call it as reproduction. तो ये क्या नाम है, how do organism reproduce. This is a chapter number 8 in your NCERT. Now before starting this, first of all we should know that why do organisms reproduce. Basically क्यों करते हैं reproduction, what is the need of reproduction. See, अगर reproduction की process ही नहीं होती तो क्या हमारा existence होता? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारा है एग्जिस्टेंस ही नहीं होता. इतनी जो डाइवर्सिटी हमें दिखती है, इतनी जो स्पीशीज दिख रही हैं, क्या ये स्पीशीज हमें दिखती? नहीं, ये स्पीशीज भी हमें नहीं दिखती. और डिफरेंट डाइवर्सिटी क्यों आ रही है? क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो ये स्पीशीज का नहीं होता, एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता. तो इस तरीके के लिए इसीलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, ताकि जो है वो डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहे इन द पॉपुलेशन. सो दैट इज व्हाई organisms go for the process of reproduction. Okay, so we have discussed about the concept of cell ऑलरेडी कि सेल है, सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. एंड न्यूक्लियस में क्या है? डीएनए प्रेजेंट है. एंड डीएनए इज टाइटली पैकेज्ड इनटू अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रोमोसोम्स. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. और उसके बाद डीएनए क्या है? डीएनए बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है. वो इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होती है ना. सो डीएनए विल कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और ये सब क्यों ज़रूरत है? ताकि एक हमारा जो बॉडी डिज़ाइन है वो मेंटेन्ड रहे. ठीक है. दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है वो डीएनए कॉपिंग का कॉन्सेप्ट है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए कॉपिंग होती क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए कॉपिंग क्यों करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डीएनए कॉपिंग. बेसिकली देखिए, दिस इज अ सेल, और ये सेल क्या करता है? बेसिकली दिस इज अ रिप्रोड्यूसिंग सेल. दिस सेल डुप्लीकेट्स इट्स डीएनए. ये जो सेल होगा ये अपने डीएनए के कंटेंट को डुप्लीकेट कर देता है. एक रिप्रोड्यूसिंग सेल में दो आपको डीएनए यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड बोथ ऑफ दीज डीएनए गेट सेपरेटेड इनटू ईच डॉटर सेल. यहाँ पे एक डीएनए एक डॉटर सेल में जाएगा, एक डीएनए एक डॉटर सेल में जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ डुप्लीकेशन जो हमारा डीएनए के कंटेंट में दिख रहा है, तो इसको हम डीएनए कॉपिंग बोल रहे हैं. ठीक है. ताकि इक्वल अमाउंट जो है, फिर ये डीएनए जो है इक्वल अमाउंट अपने अपने डॉटर सेल्स में भेज रहा है इस डीएनए कॉपिंग के द्वारा. ठीक है. इज दैट क्लियर? यस. नाउ व्हाई डीएनए इज कॉपीड. डीएनए कॉपीड क्यों होता है? डीएनए इसलिए कॉपी किया जाता है बिकॉज डीएनए, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन्स. ठीक है. डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनते हैं. और अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा. प्रोटीन चेंज हो जाएगा, जो बॉडी का डिजाइन है वो ऑल्टर हो जाएगा. मान लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन आ रही थी और उस इंफॉर्मेशन की वजह से प्रोटीन बन रहे थे, और उस प्रोटीन्स की वजह से हमारा एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, एक बॉडी का डिजाइन बनता है. अब कुछ ना कुछ गड़बड़ आ गई, कहीं कॉपिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर कुछ हो गया बीच में, है ना, तो उसकी वजह से इंफॉर्मेशन चेंज हुई. इंफॉर्मेशन चेंज हुई तो प्रोटीन चेंज हो गया, और उसकी वजह से बॉडी का जो डिजाइन है वो ऑल्टर हो गया, वो चेंज हो गया. सो पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन. अब ये जो हम बॉडी डिजाइन की बात करें, ये जरूरी क्यों है? बिकॉज द पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन इज एप्लीकेबल इज फॉर पर्टिकुलर नीश. ये जो पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन है ये एक पर्टिकुलर नीश के लिए होता है. अब आप पूछोगे नीश क्या होता है? नीश का मतलब आप ऐसे समझो कि ये एक ऑल इन वन टाइप है. ऑल इन वन कैसे? नीश बेसिकली रिप्रेजेंट करता है जो एक स्पीशीज जहां रहती है. ठीक है. एक स्पीशीज क्या खाती है, एक स्पीशीज कैसे रिप्रोड्यूस करती है, एक स्पीशीज की पर्टिकुलर स्पीशीज की रिलेशनशिप दूसरे स्पीशीज के साथ कैसे है, व्हाट
आर द रोल्स विच इज प्लेड बाय द स्पीशीज। तो ये पूरा जो है ये एक नीश को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इट इज बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर स्पीसीज और उसकी एक्टिविटीज को। सो आई हैव, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कि नीश इज ऑल इन वन काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो नीश रिप्रेजेंट्स द रोल प्लेड बाय स्पीशीज, टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जो प्लेस जहाँ पे वो रहती है, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल से समझिए इसे। आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, जो कि मैंने बहुत ही घटिया ड्राइंग की है, बट या समझाने के लिए है, तो इस पे ड्राइंग पे मत जाना। यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है, इस पेड़ के मैंने 3 सेक्शंस किए हैं, एक ये सेक्शन है, एक ये है, अपर वन, द मिडिल वन एंड द लोअर वन, राइट। यहाँ पे हमारी 3 तरह की बर्ड स्पीशीज है, और ये जो बर्ड स्पीशीज, बर्ड ए है, बर्ड बी है, बर्ड सी है। बर्ड ए क्या करती है, बर्ड ए कहती है मेरा जो पोर्शन है पेड़ के ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ओके। बर्ड बी कहती है जो मेरा पोर्शन होगा वो पेड़ के बीच वाला पोर्शन होगा, ये भी ठीक है। बर्ड सी कहती है जो मेरा वाला पोर्शन है भाई वो नीचे वाला है, लोअर वाला पोर्शन है पेड़ के। ये तीनों बर्ड्स आपस में एक दूसरे को समझा देती हैं कि तुम मेरे वाले पोर्शन में इंटरफेयर मत करना, तुम्हारा जो इलाका है तुम अपने इलाके में रहो। तो ये इलाका क्या हो गया, इनकी पर्टिकुलर नीश हो गई। बर्ड ए की नीश क्या हो गई, ये नीश हो गई बर्ड ए की। बर्ड बी की क्या हो गई, ये हो गई। एंड व्हाट इज द नीश ऑफ बर्ड सी, दैट इज दिस वन। सो दिस नीश इज, आप बोलो, देखिए आप यहाँ पे ए की जो नीश है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बी की जो नीश है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी। तो ये हो गया ना कि सेपरेशन हो गया एक तरीके का। सो दैट इज नीश। और हम कॉपीइंग क्यों कर रहे हैं, कॉपीइंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन को मेंटेन कर सके। हम कॉपीइंग इसलिए भी करते हैं ताकि हमारी स्टेबिलिटी रहे, एक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। कॉपिंग इसलिए भी होती है कि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए का जो है वो ट्रांसफर हो टू ईच डॉटर सेल, ठीक है। मतलब क्या हो कि आपका इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो हर एक डॉटर सेल्स में जाए, है ना। जब कॉपिंग होगी, जब वो मैंने आपको बताया था कि कॉपिंग होती है उसके बाद वो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ जो है डीएनए ट्रांसफर होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए ट्रांसफर नहीं हो तब क्या होगा। सो इफ नॉट देन प्रोटीन ऑल्टर। अगर ऐसा नहीं हुआ, जो प्रोटीन है वो प्रोटीन ऑल्टर कर जाएगा, समझ में आ गया, वो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा, तभी इक्वल अमाउंट का डीएनए को ट्रांसफर करने की जरूरत होती है। सो दैट इज व्हाई कॉपीइंग इज नेसेसरी। समझ में आ गया कॉपिंग क्यों जरूरी है भाई, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए, ताकि प्रोटीन ऑल्टर ना हो। दूसरी चीज आ गई अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तीसरी चीज आ गई अपनी पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने के लिए, दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर नीश। गॉट इट, ओके। इज दैट क्लियर व्हाई डीएनए कॉपिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ नीश का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ओके। अब आप ये देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। यहाँ पर ए है, कोई एक स्पीशीज थी ए, ठीक है। उसके बाद फिर ए से जो है ए का डिवीजन हुआ 2 में, A1 और A2, ठीक है। ए ने रिप्रोड्यूस किया, ए ने रिप्रोडक्शन किया, और रिप्रोडक्शन के बाद हमें 2 मिल गए, A1 और A2। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये आइडेंटिकल होंगे, क्या A1 A2 दोनों मिलते जुलते हैं या ये मिलते जुलते नहीं है। क्वेश्चन उठता है कि आर दीज A1 और A2 आर दे आइडेंटिकल और नॉट। तो इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेटली वो कॉपी हुए हैं। इसका आंसर किस पे डिपेंड करता है, कितना एक्यूरेटली वो कॉपिंग हुए, ठीक है। और ये देखिए, अगर बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन है, तो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस दीज आर ऑलवेज नॉट रिलायबल, है ना। जो कॉपिंग हो रही है, क्या हम इस पे हमेशा ये बोल सकते हैं कि एक्यूरेटली कॉपिंग होगी भाई, है ना, एग्जैक्ट वही होगा कॉपी। कभी ना कभी वेरिएशंस आ जाती हैं, आती है या नहीं आती, बिल्कुल आती है। कभी ना कभी वेरिएशंस आ जाती है, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज नॉट रिलायबल, वी कैन नॉट रिलाई ऑन देम, उन पे भरोसा नहीं कर सकते ना। कभी ना कभी छोटी मोटी वेरिएशन तो आएगी, एग्जैक्ट डीएनए इतना खतरनाक कॉपिंग कैसे हो जाएगी। तो डिपेंड करता है ना इस चीज पे। सो
वेरिएशन इज व्हाट? वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन एवोल्यूशन का बेसिस है। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? वेरिएशन को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एवोल्यूशन में, क्योंकि वेरिएशन ही पूरा एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, है ना। वो हम डिटेल में एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा? अब इसका आंसर क्या निकला कि ये जो आपके A1 A2 आ रहे थे, ये सिमिलर तो है, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज तो मिलेंगी, पर ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्या आप मुझे ये बताइए, आर यू द एग्जैक्ट कॉपी, आर यू गाइज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स? क्या आप एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट्स के? नहीं है, वी आर नॉट, है ना। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं जिसको देख के रिश्तेदार बता देते कि हाँ ये उनका बेटा है या उनकी बेटी है, बट वी आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ इनएक्यूरेसी इन द डीएनए कॉपिंग, है ना, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं। गॉट दैट? ओके। अब आप मुझे ये बता, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया की पूरी स्पीशीज थी, वो बैक्टीरिया की स्पीशीज इस टेम्परेचर में रहती थी, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। वो बैक्टीरिया की पूरी स्पीशीज कौन से टेम्परेचर पे रह रही है? 60 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया अचानक से, वो अच्छी तरीके से 60 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव कर रहे थे, सब आराम से मिलजुल कर रह रहे थे। अब अचानक से कुछ ऐसा इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से जो अपना टेम्परेचर था वो 90 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब जो बेचारे 60 डिग्री सेल्सियस में रहते थे, वो 90 में कैसे रहेंगे? तो क्या सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे? डज ऑल बैक्टीरिया डाई? क्या वो सारे मर जाएंगे? तो अब इसमें दो बातें आएंगी कि कुछ जो बैक्टीरिया होंगे वो तो डाई हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो सरवाइव कर लेंगे। अब जो डाई होंगे, जो बैक्टीरिया मर रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनमें इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया है, उनमें कोई हीट रेसिस्टेंस ही नहीं है ना, वो हीट को रेसिस्ट नहीं कर सकते। इतनी खतरनाक जो हीट बढ़ रही है, जो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो उसको रेसिस्ट नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई दे डाई। बट द सर्वाइविंग स्पीशीज वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने अपने अंदर हीट को रेसिस्ट करने के लिए कुछ ऐसे उनके अंदर जीन्स हैं कि वो हीट को रेसिस्ट कर सकते हैं, इतना खतरनाक हीट रेसिस्टेंस बना लिया है। और वो हीट रेसिस्टेंस कहाँ से आया? वो आया वेरिएशन की वजह से। वो कहाँ से आया? वेरिएशन की वजह से। तो आप क्या समझे कि वेरिएशन किसी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। समझ में आया वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होता, वेरिएशन नहीं आया हुआ होता, कोई इनएक्यूरेसी नहीं आई होती डीएनए कॉपिंग में, तो क्या ये हीट रेसिस्टेंट बन पाते? क्या ये हीट रेसिस्टेंट बन पाते? नहीं बन पाते, है ना। और जो नहीं बने हैं हीट रेसिस्टेंट, वो बेचारे उनमें वेरिएशन ही नहीं है, वो एग्जैक्टली वैसे ही हो गए, उनमें कोई हीट। तो इसका मतलब वेरिएशन यहाँ पे यूजफुल, वेरिएशन हमें अच्छा काम कर गया ना, वेरिएशन हमारे लिए यूजफुल हो गया, और इसकी वजह से वो बैक्टीरिया जो थे वो सरवाइव कर गए, है ना। तो ये वेरिएशन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेरिएशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि सर्वाइवल में इंपॉर्टेंस है। वेरिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि वेरिएशन के आने की वजह से कोई ना कोई इवॉल्व होती हैं चीजें। और दूसरी चीज, वेरिएशन के आने की वजह से जो होता है वो सर्वाइवल भी होता है ना। अब मान लीजिए कि जैसे केव फिश का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। तो वो क्या करती थी, वो केव फिश जो होती हैं, पहले उनके एंसेस्टर हुआ करते थे, तो वो एंसेस्टर ने क्या करना शुरू किया, उनके पूर्वजों ने, वो मतलब अंधेरे में रहना उन्होंने शुरू कर दिया। वो केव फिशेस ने अंधेरे में रहना शुरू कर दिया। तो फिर आने वाली जो जनरेशन्स आई, उन्होंने भी अंधेरे में रहना शुरू कर दिया। अब वो आगे की जितनी भी जनरेशन आई, तो वो सारी ब्लाइंड हो गई। वो क्या हो गई? वो सारी ब्लाइंड हो गई। अब वो ब्लाइंड केव फिश आ गई। पहले तो नहीं थी ना ब्लाइंड, पहले तो उन्होंने अंधेरे में रहना शुरू किया। तो इवॉल्व हुआ है ना धीरे धीरे। एवोल्यूशन कोई झट से नहीं होता है। एवोल्यूशन एक ये नहीं कि आप एक हफ्ते में ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एवोल्यूशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर।
इसका मतलब जो आउटकम आपको दिखेगा वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में दिखेगा। तो यही होता है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन इज अ वास्ट सब्जेक्ट बेसिकली, बहुत ही वास्ट है, जिसमें वेरिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड दैट इज वाई वेरिएशन वी कैन से इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ओके, तो आज की क्लास में व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, आज हमने सीखा क्या कि डीएनए कॉपिंग क्या होती है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नीश। उसके बाद हमने वेरिएशन के बारे में सीखा, वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। एक हमने बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल भी लिया था ऑफ बैक्टीरिया जो 60 डिग्री सेल्सियस में रहता था और फिर क्या हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है वो आज हमने डिस्कस करी हैं। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, आज जितने भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे वो आपके दिमाग में बैठे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे जो है वो बता सकते हैं, इजीली आराम से मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आगे की क्लासेस में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्टे ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ट्यून्ड एंड बाय बाय।